डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंडिफरेंस कर्व का आखिरी पड़ाव जिसमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के क्या गुण हैं और क्या उपयोगिताएं हैं और उपभोक्ता के संतुलन की क्या क्या मान्यताएं हैं। ये हमारा पोर्शन लास्ट में बच गया है। आज इसको समाप्त करके इसके साथ ही इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर हम पूरा करेंगे। इंडिफरेंस कर्व के कंसर्न में हमने 5-6 वीडियो बनाए हैं। सबसे बड़ा अर्थशास्त्र का चैप्टर है जिसमें हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के गुण या उपयोगिताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता और सबसे पहला विश्लेषण तो यह है कि यह अधिक व्यवहारिक है। आईसी वक्र विधि व्यवहारिकता है। उपयोगिता विश्लेषण में मांग की व्याख्या करते समय केवल एक वस्तु को ही लिया जाता है, किंतु व्यवहार में उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। तो आईसी विश्लेषण अधिक व्यवहारिक है। उपयोगिता विश्लेषण जब हम करने हैं, हमने उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता, हास नियम समझा, समसीमांत उपयोगिता समझा। तो उसमें उपभोक्ता का उपभोग करने के लिए एक ही वस्तु रखी जाती है, जबकि आईसी वक्र में एक से अधिक वस्तुएं रखी जाती है। तो उपभोक्ता अधिक संतुष्ट होता है, अधिक व्यवहारिक है। क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, वो गणनावाचक दृष्टिकोण पर भी आधारित है, क्रमवाचक दोनों पर था। ये केवल क्रमवाचक पर आधारित है। आईसी वक्र विश्लेषण में उपयोगिता की मापनीयता को छोड़ दिया गया, अतः गणनावाचक दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें अधिक संतुष्टि देने वाला उदासीनता वक्र कम संतुष्टि वाले उपयोगिता वक्र को अधिक प्रदान किया जाता है। इस प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को मापे बिना ही अधिक विश्लेषण किया जाना संभव है। फिर हमने लिखा आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव अलग अलग होता है। हमने समझाया है, आय प्रभाव को भी समझाया है आईसीसी वक्र के माध्यम से, प्रतिस्थापन प्रभाव को भी अलग से समझाया है पिछले वीडियो में। तो अलग अलग सिर्फ इंडिफरेंस कर्व में ही हो सकता है, इसलिए ये उपयोगी है। कम मान्यताओं पर आधारित है। इसकी मान्यताएं अभी आपको इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। तो इसकी मान्यताएं बहुत कम है, इसलिए आसानी से समझ में आता है और आसानी से इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। विस्तृत वस्तु अध्ययन, इसका आईसी विश्लेषण संबंधित वस्तुओं, प्रतिस्थापन वस्तुओं, पूरक वस्तुओं के साथ साथ अध्ययन करने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। उपयोगिता विश्लेषण एक वस्तु के अध्ययन पर निर्भर है, अतः जैसे एक वस्तु की उपयोगिता केवल उस वस्तु की पूर्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, ठीक वैसे ही अन्य संबंधित वस्तुओं की पूर्ति पर भी निर्भर करती है। अगला है प्रतिस्थापन की सीमांत दर का उपयोग किया जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमने एमआरएस अलग से समझाया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसमें यह बताया था कि x वस्तु की एक इकाई को प्रयोग में लेने के बदले में y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। हमने x वस्तु की एक इकाई काम में ली थी, उसके बदले दूसरी इकाई काम में ली। तो जब एक इकाई काम में ले रहे थे हम, ये इस तरह की टेबल बनाई थी, 1 2 3 4 5 12 8 5 12 8 5 3 और 2। तो इसकी एक अतिरिक्त इकाई को काम में लिया, इसकी 4 इकाइयों का त्याग किया। इसकी एक अतिरिक्त इकाई को काम में लिया, 3 इकाइयों का त्याग किया। इसकी एक अतिरिक्त काम में ली, 2 इकाइयों का त्याग किया। इस तरह से जो हमने त्याग किया, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर एमआरएस को समझाया गया, जो इस प्रकार से समझाया गया 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। मनोवैज्ञानिक पहलू से कम प्रभावित होती है। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वो इंडिफरेंस कर्वों में बहुत कम आते हैं, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कम आने के कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसका विस्तृत प्रयोग संभव है। इंडिफरेंस कर्व को हर जगह काम में लिया जा सकता है। जब किसी भी उपभोक्ता के सामने 2 या 2 से अधिक वस्तुएं उपभोग के लिए होती है तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। पहले हमने कहा था उसके उपयोगिता बताएंगे, गुण बताएंगे, उसके बाद में मान्यताएं। उपभोक्ता का संतुलन हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें बताया था कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो उसकी 3 मान्यताएं थी, 3 महत्वपूर्ण बातें थी। यदि तीनों बातें एक साथ लागू होती है तो ही इंडिफरेंस कर्व निकलेगा। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, ये आपको पूर्व में भी बताया गया है और अब फिर बता रहा हूँ मैं। कोई भी जब नियम किया जाता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व का नियम है, इस नियम को जब अपन करेंगे तो इसकी विशेषताएं अलग से समझानी है और मान्यताएं बिना वर्णन के सीधी सीधी लिखनी होती है। मान्यताओं का कभी वर्णन नहीं होता। तो पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता के पास व्यय की जाने वाली मुद्रा की निश्चित मात्रा व सीमित होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए असीमित मात्रा में अगर मुद्रा है तो फिर उसको अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता कहाँ।
अर्थशास्त्र की तो आवश्यकता ही उस समय महसूस होगी जब व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता चाहता है, सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो जब सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उसी को तो अर्थशास्त्र कहते हैं, उसी को तो हम पढ़ते हैं। इसलिए उपभोक्ता ऐसा होना चाहिए जिसके पास आय सीमित हो। दूसरा, उपभोक्ता को उदासीन वक्रों की पूर्ण जानकारी हो, चित्र बनाना करना, उसको संतुलन वगैरह समझ में भी आना चाहिए। तीसरा, उपभोक्ता का सभी वस्तुओं के बाजार मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी महंगी है, कब सस्ती मिलती है, कब महंगी मिलती है, या उसका किस प्रकार से कीमत डिटर्मिनेशन होता है, या बाजार में कब कौन सी कीमत घट बढ़ जाती है। सभी वस्तुएं समरूप व विभाज्य हो, उसको जो वस्तुएं और इकाइयां जो उपलब्ध कराई जाती है सभी दिखने में रंग रूप में एक जैसी होनी चाहिए और विभाज्य होनी चाहिए। उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करे। विवेकपूर्ण व्यवहार का मतलब है, जैसे बहुत से उपभोक्ता होते हैं, ज़्यादा वस्तुएं अगर उपलब्ध कराई जाती है तो कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो। अब बाजार अपन आगे जाके चैप्टर करेंगे तो बाजार में बताएंगे, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता भी होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है, एकाधिकार भी होता है, द्वाधिकार भी होता है, अल्पाधिकार भी होता है। तो बाजार की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की होनी चाहिए, जहाँ एक ही वस्तु के असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता विद्यमान हो, खूब मात्रा में, असंख्य, असंख्य जिसको काउंट नहीं किया जा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो बायर हो और अनकाउंटेबल सेलर हो, तब यह इंडिफरेंस करो को समझा जा सकता है। उपभोक्ता के चुनाव पर कोई नियंत्रण या सरकारी प्रतिबंध नहीं हो। उपभोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि आप ये चीज़ काम में नहीं ले सकते, ये इतना से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे शाम को 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती है, कर्फ्यू लगा दिया गया, तो फिर ये नियम लागू नहीं हो। आपको इस समय दूध नहीं मिलेगा किसी कारण से, तो फिर वो नियम लागू नहीं हो। कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, तब ये नियम लागू होंगे। इस प्रकार इसके साथ ही इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर आज यहीं पूरा होता है। इंडिफरेंस कर्व में हमने खूब सारी चीज़ें पढ़ी है और कोई भी विश्वविद्यालय परीक्षा का ऐसा प्रश्न पत्र नहीं बनता कि जिसमें तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन नहीं आएगा ही आएगा, चाहे वो 15 नंबर में आओ चाहे 7 नंबर में आओ, हर हाल में आएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शालीनता के साथ और तसल्ली से समझ के करें। इस कंसर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समस्या उत्पन्न हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ समझनी हो, तो मेरे से व्हाट्सएप पे या और किसी माध्यम से आप बात कर सकते हैं। मैं वापस दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा और ढंग से समझाऊंगा। कल हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।